नमस्कार जी सभी को। नमस्कार रामदत्त जी। और कैसे हैं दीदी, ठीक है? ठीक है जी, आप कैसे हैं? हाँ ठीक ठीक है, अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। कैसा चल रहा है आपका जो ऑफिस की स्टडी? चल रही है नमस्कार सब। आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम सर। गुरुजी। नमस्ते नमस्ते ब्रह्मदत्त जी। बीआरडी जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। पढ़ कोई कितना भी अच्छा ले, लेकिन जो लगातार क्लास में रहता है ना, वो गुरु के लिए बड़ा प्रिय होता है। ठीक है, तो हमारे लिए बीआरडी जी बहुत ये रखते हैं कि हम कोई सा भी क्लास उनका अब्सेंट नहीं हो। ठीक है, अच्छा है। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। वही मेन अट्रैक्शन है सर। तो आकर्षण वही रहता है। हाँ, तो हमारे हिसाब से ठीक है, लोग समझ लेते हैं, वीडियो से भी समझ लेते हैं, वो सब चीज अच्छा है, लेकिन क्लास क्लास होता है। आज कुमार प्रवीण जी भी क्लास में आए हैं। नमस्कार सर। बताइए प्रवीण जी, आप ही के रिक्वेस्ट पे 2 दिन क्लास बढ़ा है, बताइए क्या करना है आज? थैंक क्या यू वेरी लगा मच सर। कुछ तो छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन है सर, कुछ जहाँ पे चीजें। हाँ, अभी पत्रिका ले लेते हैं। कुछ चीजें जो बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रश्न शास्त्री बनना है तो चित्त को शांत रखना होगा। अगर चित्त में विकलता रही तो आप जनरल प्रिडिक्शन तो कर सकते हो, लेकिन प्रश्न का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हर एक जिसमें हर एक क्षेत्र जिसमें कम संसाधन है, उसमें आपके ध्यान की ज्यादा जरूरत है। कितना ध्यान केंद्रित रहता है आपका विषयों के ऊपर, और यदि विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा तब आप जो है सो इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते। मैं जानता हूं कि क्लास खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप सोचेंगे कि हमें सब कुछ आ गया, तो हमारे तरफ से ये बेकार हो जाएगा। नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। अभ्यास नित्य करना है, ये नहीं कि अब हम पढ़ा दिए, अब प्रश्न खत्म हो गया, अब सप्ताह में एक दिन गुरुजी तो पढ़ाया करते थे 2 दिन, और आप 2 दिन भी यदि सप्ताह में प्रश्न को नहीं दे समझे तो समझिएगा कि आपका ये पढ़ा लिखा बेकार। तो अगर 2 दिन प्रश्न नहीं समझते हैं तो क्या करें? तो हम 2 दिन पुस्तक पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें, वीडियो सुन लें, समझ रहे हैं, ये करते रहें। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा, और आपको जब मन लगने लगेगा ना किसी चीज में, तब आप उसमें अच्छा कर सकते। बोलता है कि हमको अगर पूछिए तो आदमी का भविष्य बताना सरल है, आए 5-10 मिनट में जो भी बात है बताए, काम खत्म हो गया। उसने जो हमको लेना देना था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, पढ़ाने में लेना देना खत्म हो गया, पढ़ाई चल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो ये कई लोग बोलते हैं कि सर वो फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हमको यही आनंद है कि हमको पत्रिका बताने से ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना। तो ये इसमें हम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे।
हमको उम्मीद है, अगर हमको मन इसमें लग रहा है तो इसमें ज्यादा अच्छा कर। तो इसीलिए आप लोग भी ये कोशिश रखिएगा कि अपने सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट जो है तो आपको रखना है, ये नहीं कि हमारा इंटरेस्ट समाप्त हो गया। दूसरा है प्रश्न में, यदि आप उलझ के क्लाइंट के साथ उलझने का मतलब कि एक तो आजकल क्या है ना कि जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कई सारे प्रश्न उसके मन में ना उलझे हुए हैं। तो पहले आपको उसको शांत करना है कि हाँ आप आराम से बैठिए और प्रश्न करना है तो अपने ईश्वर को याद करके एक प्रश्न कीजिए, बाकी फिर देख लेंगे, समय पूरा रहेगा हम देख लेंगे। और वो जो प्रश्न करे उसको उसी के लैंग्वेज में नोट कर ले। एकदम ये आदत होनी चाहिए कि उसके लैंग्वेज में ही नोट कर लेंगे ताकि हम प्रश्न को कभी बदल ना सके। नहीं तो क्या होगा कि उसने प्रश्न कुछ और किया और देखने के क्रम में आपने प्रश्न बदल लिया, उसी से सिमिलर मिलता जुलता प्रश्न बना लिया और आप उस पर रिजल्ट बोल। तो प्रश्न शास्त्र में सिमिलर प्रश्न बना करके रिजल्ट बोलना ये गलत हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस सही नहीं होगा और आप रिजल्ट नहीं दे पाए। इसीलिए जो भी प्रश्न बोले उसको नोट कर ले। तीन ही चीज तो ढूंढना है, एक चीज तो पहले से ही पता है आपको, लग्नेश। दूसरा क्या ढूंढना है, कार्येश। और तीसरा क्या ढूंढना है, दाताग्रह। मैं यहाँ एक चीज एडिशनल आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि एकादश में यदि कोई ग्रह बलवान हो जाए तो ऐसे स्थिति में भी काम का हो जाना संभव होता है, ठीक है। उसी तरह से यदि गोचर में या अभी वर्तमान समय में दाता ग्रह बलवान हो जाए और हमारे पत्रिका में भी कुछ चांस दिखाई दे रहे हैं तो काम हो जाना चाहिए। तो दाता, क्योंकि ये ट्रांजिट ही तो है, हम जो प्रश्न लगाते हैं वो आज का ट्रांजिट ही तो लगाते हैं। तो प्रश्न के लिए कौन सा ग्रह इसको देने वाला होगा ये अलग से, इसके ऊपर आप लोग काम कीजिएगा। सोचिएगा कि हमको गुरुजी ने एक होमवर्क दिया है, आप अपना रिसर्च कीजिएगा कि दाता ग्रह के अच्छे होने के कारण, शुभ प्रभाव में होने के कारण, शुभ ग्रह के वर्ग में होने के कारण रिजल्ट बेहतर आ सकता है, इसकी संभावना है। इसको बहुत ज्यादा ताजिक नीलकंठी में या छठ पंचाशिका आदि में बताया नहीं गया है, लेकिन हमारा उम्मीद है कि यदि दाता ग्रह वर्तमान समय में अच्छे पोजीशन में हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया जा सकता है या पॉजिटिव प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इसको ब्रैकेट में आप लोग नोट कर लीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए, काम करने की जरूरत। बाकी बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। दूसरा है कि जब भाव लग्नेश और कार्येश डिफाइन हो जाएगा और जब उसके रिश्ते बन जाते हैं, चाहे वो इत्तेसाल के माध्यम से हो या संबंध के माध्यम से हो, जो पराशरी में संबंध बताते हैं, या जो ताजिक में बताया गया लग्नेश लगन में हो, कार्येश कार्य भाव में हो तो भी कार्य का होना निश्चित है, दोनों अपने जगह पे बलवान हो गया। ऐसे जो 4-5 पॉइंट बताए गए हैं, अगर डायरेक्ट ये रूल लग जाता है तो हमको पहले बिना सोचे जवाब दे देना चाहिए, हाँ हो जाएगा या ना हो, ठीक है। कई ग्रहों को आप अपने प्रिडिक्शन में उलझाएंगे,
हमको जरूरत था सूरज के बाद मंगल का, गुरु का, शनि का, जिसका जरूरत था हमने उसको ले लिया। अन्य ग्रहों की स्थिति वो भी हमको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप किसी की स्थिति देखेंगे तो दृष्टि देखना पड़ेगा, दृष्टि देखेंगे तो फिर प्रभाव भी देखना है, तो फिर आप भटक जाएंगे। इसीलिए हमको जितना काम है उतना ही हम यूज करते हैं ग्रहों का, अन्य ग्रहों को हम छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भटकते। प्रश्न में है यदि आप स्थिर चित्त से जवाब देना चाहते हैं तो जवाब बिल्कुल सही चला जाएगा, और पूरा पत्रिका खंगालना चाहेंगे आपकी मर्जी है, आप खंगालते रहिए। आप प्रश्न का उत्तर जो देंगे वो सही नहीं होगा, ठीक है। पहले अपने मन में ये धारणा होनी चाहिए कि जो हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल दे रहे हैं। ये नहीं है कि हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया चाहे जो हो, ठीक है। आप किसी के भी प्रश्न का उत्तर देंगे, 10 लोगों के प्रश्न का उत्तर देंगे, 2-3 लोगों को ऐसे भी अच्छा ही लगेगा, वो उसका काम हो ही जाएगा, तो भी आपका काम चलता रहेगा, आपके काम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन आप अपने साथ ईमानदारी नहीं, आदत अगर हमको रहेगा कि हम सिद्धांत के आधार पर चल करके आप प्रश्न का आंसर दें, तो सिद्धांत भी याद रहेगा और आपका धीरे धीरे जो प्रैक्टिस है वो भी मजबूत होगा, और तभी कहेंगे कि बहुत अनुभवी हमारे प्रश्न शास्त्री हुए। इसीलिए इसको साथ में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा है कि इसमें ताजिक में 16 ही योग हैं, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हमको याद नाम से नहीं है, लेकिन परिणाम से याद है कि कौन क्या परिणाम दे सकता है, ठीक है। आप लोग नाम से भी याद कीजिएगा और परिणाम से भी याद कीजिएगा, हम आप लोगों से यही कहें, क्योंकि अब हमको भारी लगता है नाम से याद करना। हर वो राजयोग समझ में आता है, लेकिन उसका नाम पूछिएगा तो हमको समझ में नहीं, समझ रहे हैं। इसीलिए उसके रिजल्ट को बता देते हैं नाम। इसीलिए हम सोचे हैं कि आगे जो YouTube पे क्लास बढ़ाएंगे तो उसमें राजयोग पढ़ा देंगे। राजयोग अपने क्लास में भी नहीं पढ़ाते हैं, तो वहां पढ़ा देंगे तो बहुत लोगों का बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे और राजयोग बनता कैसे और क्यों राजयोग उसको बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी की तारीफ करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि मैं इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तारीफ के योग्य है या इससे हमको कोई काम आ गया है जबकि हमको इसका तारीफ करना ही पड़ेगा, दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना। कि आज आपको मजबूरन उसका तारीफ करना पड़ रहा है क्योंकि आपको काम है, आप तारीफ करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है कि आपका काम कर दे। और एक तारीफ के योग्य होता है जिसमें कि तारीफ करना ही पड़ता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि स्टेट में अदर पार्टी का गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री का विजिट हो गया, कोई उद्घाटन है, कोई शिलान्यास है, और उसमें ना चाहते भी मुख्यमंत्री को उपस्थित होना पड़ता है। सुबह में विपक्ष में बयान दिए हैं, लेकिन अभी जो आएंगे ना उनको उद्घाटन करवाना है और फंड लेना है प्रधानमंत्री से, तो जब मंचासीन होंगे तो वहां पे उनकी तारीफ जरूर करेंगे, 2 ही शब्द में करेंगे, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। इन सब बातों को हम लोगों को सोच करके आगे बढ़ना है, और इतने बातों को ही सोच लिया
तो अच्छा है। अब आ जाते हैं कि बहुत कुछ अस्पष्टता नहीं है, आप लोग भी ढूंढते रहिएगा, कुछ मिलेगा तो हमको जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ गुरु जी यहाँ पे ये चीज देखा, आपने तो पढ़ाया नहीं था, जरा देख लीजिए, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, ये भी आप लोगों से करेंगे। और ग्रहों के क्रियाकलापों को जितने तरीके से हम समझ सकेंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। हमने एपीए में उसको अलग से समझा है और प्रश्न एंड वर्ष में अलग से समझा है। हमारे इसी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल पढ़ चुके हैं, ब्रह्मदत्त जी भी शायद मेडिकल पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, लगातार में हैं। तो वहां पे ग्रहों को समझने का अलग तरीका है। तो किसी न किसी रूप में हमको मास्टर ही बनाता है, कमजोर नहीं करता है। कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, खराब नहीं। इसीलिए नित्य कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। और सुबह उठते हैं, स्नान पूजा के बाद पहले आदत डालिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है आज, उसको देख लेना, आदत डालिएगा। इसमें से कौन शुभ प्रभाव में है और कौन अशुभ प्रभाव में है, इतना समझ लीजिएगा। मतलब हमको 3-4 मिनट आज के ट्रांजिट के ऊपर देना है कि कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव में है और कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव। ठीक है, किस राशि में है इससे बहुत मतलब नहीं बनेगा, वो हम बाद में आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे। पहले ये देख लेना है किस राशि में है, ये तो देखना ही देखना है। राशि से कोई परिणाम नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी राशि अलग होगी। किसी के लिए अगर वृष राशि में गुरु है तो किसी के लिए दूसरे भाव में होगा, किसी के लिए तीसरे में होगा, किसी के लिए चौथे में होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, उसके पत्रिका में अलग स्थानों का स्वामित्व गुरु रखता होगा, किसी में पहले का स्वामित्व रखेगा, किसी में 8वें का स्वामित्व रखेगा, कहीं का भी स्वामित्व रख सकता है। सबके लिए परिणाम अलग होंगे, लेकिन गुरु पीड़ित है तो गुरु जिस किसी भी चीज की संज्ञा रखता है उस चीजों को उस वक्त नुकसान होगा, ये हमारे मन में आना चाहिए। और आने वाला 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जो ग्रह जितने दिनों तक एक राशि में रहेगा उसके हिसाब से उसके परिणामों को देखेंगे कि पीड़ित 5 दिन है, ये 5 दिनों में उसकी पीड़ा हमारे समझ में आया क्या। विश्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, देश में विदेश में कोई ना कोई घटना घटी क्या, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव हुआ। कह रहे हैं ना, बहुत लोग के ट्रांजिट भी पढ़ा दीजिएगा गुरु जी अलग से, ठीक है, वो हमारे लिए कोई बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे, हमको हर चीज का मूल्य मिलता है, तो हमें क्यों आपत्ति होगी। लेकिन अगर आप अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि शुक्र पीड़ित रहा 8 दिन तक, तो हमको क्या प्रॉब्लम दिया, या गुरु अच्छा रहा 1.5 महीने तक तो हमारे लिए क्या अच्छा किया, या हमारे लिए बड़ा न्यूट्रल रहा, पीड़ित हुआ तो क्या किया। आप 1 साल के बाद अपने आप को ना, क्या कहते हैं, बहुत हल्का महसूस करेंगे। हल्का महसूस करने का मतलब ये होता है कि ज्ञान का अधिक होना। आपको जितना ज्ञान होगा आपका शरीर का वजन उतना ही कम होगा, ठीक है।
आप ये बात अवश्य जान लीजिए। आप परेशानी में है, चिंता में है, आप बोझिल रहे, शरीर भी भारी लगेगा। लेकिन यदि ज्ञान है, हम हर चिंता का हल निकाल सकते हैं, तो हमको नहीं लगेगा, हमारा शरीर हल्का रहेगा। तो हम इसीलिए कहें कि ज्योतिष के रूप में आपके पास वो दबाव नहीं रहेगा कि कौन क्या प्रश्न हमसे पूछेगा और हमको जवाब कैसे देना। कई बार ना क्लाइंट आगे आके बोलेगा, गुरुजी ना शनि कुंभ राशि में चल रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है क्या? हमके भाई, हमने कुंभ राशि में शनि तो बोला नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे दिमाग में वो बात है ही नहीं, कि हम ट्रांजिट को नहीं देख पा रहे हैं, हम तो उसको देख पा रहे हैं। लेकिन हम बोल करके ही देखें ये जरूरी नहीं है, हमको तो सब चीज दिखता है। अच्छा ना, वो क्या होगा कि पहले कोई भी पत्रिका, जैसे लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन में जो काम करते हैं, कई सारे एप्लीकेशन आए हुए हैं बाजार में, गुरु जी उसमें 2 मिनट का टाइम है, उसी में बोलना है, तो 2 मिनट तो पत्रिका देखने में भी लगेगा। तो नहीं, अब आपको 2 मिनट पत्रिका देखने में नहीं लगना चाहिए। अब लग्न से शुरू कीजिए, बोलते जाइए, आगे आगे पत्रिका देखते जाइए, ठीक है ना? बोलते जाएंगे हम। आप हमको कहिएगा कि गीता का फलाना श्लोक पढ़ के सुना दीजिए, याद नहीं, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे ना तो रिदम में मुजवानी भी पढ़ के निकल जाए। आप बोलिएगा कि किताब बंद करके सप्तशती पाठ पढ़ दीजिए, तो पाठ तो पढ़ लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भूल जाएंगे वो तो ऐसा भूलेंगे कि याद ही नहीं आएगा। लेकिन पेज पलटते रहते तो संतोष रहता है कि यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब से सप्तशती शुरू किया आज तक, कोई सा भी ऐसा श्लोक नहीं जिसको कि जान नहीं रहे, याद नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी वो पेज पलटना जरूरी है, ठीक है? अभ्यास हमको इसी तरह से करना है। बाकी अब आप लोग अपना प्रश्न कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ओम प्रकाश जी, नमस्कार, आ गए हैं आप क्लास में। जी अनुराग नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार नमस्कार सर, बड़ा अच्छा रहा अभी आपने जो बताया। ये तो जनरल रूल्स रेगुलेशन किस तरह से करना चाहिए, बड़ा बहुत ही फ्रूटफुल रहा सर ये, बिल्कुल। और जहां तक प्रश्न है, एक तो शुरुआत हम ये कह रहे हैं, एक प्रश्न के साथ करना चाहेंगे। वो जैसा अभी आपने थोड़ा सा हिंट दिया था, मेष लग्न है और चंद्रमा और सूर्य ये दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इस योग में हमें ये जानना है कि इस स्थिति में जब बहुत स्ट्रांग योग है तो इसका इम्पैक्ट जो है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूर्य की दशा में चंद्रमा की अंतर दशा में प्राप्त होगा, या चंद्रमा के सूर्य में अंतर दशा में प्राप्त होगा, दोनों में प्राप्त होगा, या चंद्रमा की अंतर दशाएं जिस जिस में आएगी, जिस जिस दशा में आएगी उसमें प्राप्त होगा, सूर्य की दशा अंतर दशा जब जब आएगा तब प्राप्त होगा, चतुर्थ भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेगा। इसके दोनों का एस्पेक्ट, दोनों अगर मिलके सही बन जाते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है एज ए दृष्टि हम दशम भाव पे देते हैं, तो सूर्य की दृष्टि को अच्छा मता देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक राजयोग में आ गए हैं। तो इसका, और इस पे एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर इसको सामने से या तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे गुरु जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अनुराधा जी आप बताइए क्या। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे एक चीज ये पूछनी है कि मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया किसी दूसरे ज्योतिष, उसको नहीं पता, उसने हमको प्रश्न आगे फॉरवर्ड किया, तो हम समय कौन सा लेंगे, जब प्रश्न उसके कान में पड़ा या हमारे कान में पड़ा? आपके एक, पास जब पड़ा। हमारे पास। ठीक है गुरु। दूसरी बात गुरु जी, जो षट पंचाशी का पुस्तक है, उसके जो श्लोक हैं
वो आधे से ज्यादा हमने ताजिक नीलकंठी में कवर किए हैं। पढ़ लिया। तो उसी को पढ़ें, क्योंकि वो एक जिस्ट है जो हमने अभी जो पढ़ना शुरू, हमको लगा वो जिस्ट है ताजिक नीलकंठी का उसमें। हाँ, तो बिल्कुल उसके उसको अलावा पढ़ लीजिए। जी उसको उ- अगर आप जितना रूल्स याद हो गया है जी आपको, मैं बताना चाहूंगा, जी उसके बाद वो 56 श्लोक को 2-3 बारी रिपीट करिए। हम्म, तो जी हमको लगता है कि इतना ही काफी हो जाएगा। ठीक है ना? जी हम तो अलग अलग पुस्तकों के कुछ न कुछ श्लोक आप लोगों के लिए पूरा अंत तक खींचते रहे हैं। तो हम जरूर कहेंगे कि छठ पंचाशी का पॉकेट बुक के रूप में इस्तेमाल होता है प्रश्न में, समझ रहे हैं? उसको पढ़ते रहिएगा, वो जरूरी। ठीक है। तीसरी बात गुरुजी, यहाँ वाराणसी में एक ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं, मान लीजिए आप उनके पास गए, वो प्रश्न आपने क्या पूछना है वो एक पर्चे पे लिखकर आपके पहुंचने से पहले वो उल्टा करके रख देते हैं, और उसके बाद फिर पूछते हैं कि क्यों आए हैं। मान लीजिए प्रश्न किया, तो वो फिर पर्चा वो खोल के दिखाते हैं, जो पूछने आया होता है वही लिखा होता है। तो क्या ये प्रश्न शास्त्र का है या ये उनकी प्रैक्टिस प्रश्न का काम? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। पहला तो यही बात है कि ये मूक प्रश्न का उत्तर है। जी इसको ज्योतिषी लग्न और गत नवांश के आधार पर देते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने आप लोगों को बताया था धातु, मूल, जीव आदि बताया था कि आदमी जब हमारे पास आएगा तो धातु की चिंता में आएगा, मूल की चिंता में आएगा, या लेकिन होता क्या है कि आप उसके पास जा रहे हैं, वो उसको किस अर्थ से ले रहा है नहीं पता, लेकिन हम लोगों में जब वो नंबर बता देगा, हम जो विधि बता रहे हैं आपको, क्योंकि आजकल लोग जब कभी भी आ जाएंगे टेलीफोन पे पूछ लेंगे, समझ रहे हैं? इसमें जो हमने कई लोगों के द्वारा ये बात आप सुनेंगे कि इस तरह की व्यवस्था पहले भी थी। तो जब वो नंबर बता देगा या 5 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, या उस नंबर से कोई कैलकुलेशन जैसे ओम प्रकाश जी निकालते हैं, निकाल के फाइंडिंग्स प्राप्त कर लेंगे, तो वो नंबर और प्राप्त नवांश, ठीक है? क्योंकि हमने बोला है कि लग्न की डिग्री वही रख लीजिए जो जिस समय प्रश्न किया गया, तो डिग्री तो वही आ जाएगा लग्न का, सिर्फ लग्न का राशि बदल जाएगा। ठीक है? तो इससे ही हमको धातु, मूल, जीव के आधार पर मूक प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये है क्या कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आप इस पे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कल आप भी जो है इस प्रश्न को, जैसे मेरे पास कोई आए और अपनी पत्रिका बता दे और हमसे कुछ न पूछे, तो भी हम उसको 5 ऐसे प्रश्न बोलते हैं कि जिसका जवाब लेने वो मेरे पास आया है। उसमें से 2-3 प्रश्नों का तो जवाब उसको चाहिए ही होता है। ठीक है ना? तो वो प्रश्न लग्न के साथ साथ नॉर्मल पत्रिका में भी समझा जा सकता है। उसका अभ्यास करना पड़ेगा। नंबर 1 कि जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा आई, अंतर्दशा विशेष रूप से जिस ग्रह की आ रही है, और साथ में जो हमने आपको बोला कि अब अंतर्दशा मान लीजिए गुरु की है, और आप रोज याद रखते हो कि गुरु स्वाभाविक रूप से पीड़ित है या अच्छा है, आपको ये बातें याद है, और उसके गुरु पत्रिका में कैसा है ये आप देख चुके हो। वो बैठा हुआ, उसके आप प्रश्न लिख करके दे दो, वो मान जाएगा कि यही पूछना है। ठीक है? इसको अभ्यास में लाने पर आप लोगों को ये आप समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओम प्रकाश कुमार जी का कि मेष लग्न में सूर्य और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो या पंचम स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो, नवम स्थान में हो, या दसम स्थान में हो, या लग्न में।
ये राजयोग बनाता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। उन्होंने प्रश्न को थोड़ा सा चतुर्थ में ही समेट के रखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा फैलाया है। तो राजयोग बनने से पहले चंद्रमा शुभ नहीं बल्कि अशुभ प्रभाव में आ गया है। सूर्य के साथ चंद्रमा होने के कारण सूर्य से अस्त भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। ऐसे में सूर्य के साथ हम आप लोगों को 1 मिनट बोर्ड पे ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों का शिकायत होता है गुरुजी, हम जहाँ जाते हैं वो लोग सब बताते हैं कि ये राजयोग है, ये वाला राजयोग है, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? तो सूर्य और चंद्रमा हो गया, मेष लग्न की पत्रिका। अब ये यहाँ बने, सूर्य यहाँ बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आगे यही हो सकता है, 4 दिन आगे और 5 दिन आगे बोल देंगे तो ये 0 डिग्री का और ये 29 डिग्री का, समझ गए? तो ये वाला राजयोग है और एक राजयोग इसी में ये वाला भी हो सकता है, समझ रहे हैं? सूर्य और चंद्रमा आमने सामने, ये वाला भी राजयोग। इतना ही अभी मान करके चलिए, बाकी सूर्य चंद्रमा यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, इन सब में जो ये वाला राजयोग है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें चंद्रमा भी शुभ हो गया, समझ रहे हैं? जिसके वजह से अब चंद्रमा का रिजल्ट भी बेहतर होगा। सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अस्त नहीं है, तो है अस्त नहीं, इसमें एक दूसरे के ऊपर दृष्टि संबंध से जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। वो कब कब मिलेगा? पहले बात, सूर्य की महादशा में मिलेगा, चंद्रमा की महादशा में मिलेगा, ये तो अंडरस्टूड है। जब जब सूर्य और चंद्रमा की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आई है तब तब मिलना है, ये भी अंडरस्टूड। क्लियर हो गया? अब ये चतुर्थ का फल होगा और दशम का फल होगा। अब फल को अलग से ही समझना है। अगर चंद्रमा आया है तो राजयोग में क्या फल करेगा? अगर दशम में है तो दशम का उत्तम फल करेगा, और चतुर्थ को दृष्टि डालना है तो चतुर्थ का उत्तम फल करेगा। आपका हौसला मन बुलंद रहेगा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं अपने नैसर्गिक कारकत्वों का भी फल करेगा। आपके माता जी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं, आप उनसे कोई उम्मीद रखते हैं तो वो प्राप्त हो सकता है, ये भी फल करेगा। तो चंद्रमा अपना फल करेगा, सूर्य अपना फल करेगा। चंद्रमा सूर्य जिस स्थान में है, जिस स्थान को देख रहा है उसका भी फल करेगा, और उसका पूर्ण फल करेगा और पूर्ण योग फल करेगा। योग फल का मतलब होता है अच्छा फल, एक चतुर्थ का फल उसमें अपना फल मिलाएगा, तो इसको योग बोलते हैं, ठीक है ना? दशम को देख रहा है और सूर्य देख रहा है, ये दोनों का फल मिल करके हमको प्राप्त होगा, तो योग फल हमको प्राप्त होगा, इसको हम अच्छा कहेंगे। सूर्य चंद्रमा की युति वाले में जो राजयोग है उसमें सूर्य रिजल्ट कर जाएगा, चंद्रमा को रिजल्ट करने में तकलीफ हो जाए, तो आपको होगा क्या कि गुरुजी ना रिजल्ट नहीं मिल रहा। वही सेम टू सेम बुधादित्य योग जो बोलते हैं,
सूर्य का रिजल्ट मिल गया, बुध की दशा आई है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बुध कंबस्ट हो गया। पता चला है कि सूर्य की दशाओं में बुध का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता गया है, ठीक है। लेकिन बुध के कंबस्ट हो जाने के कारण बुध के फलों में कमी होगी और वो पूर्ण फल नहीं देगा, ठीक है। अब यही राजयोग सूर्य और चंद्रमा एक साथ है तो उसको एक ही घरों का और एक ही दृष्टि का फल करना है। अलग अलग है तो अलग अलग घर और दृष्टि का फल कर रहा है। ये सूर्य चंद्रमा अब हमने कहा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो तो राजयोग। पराशर पद्धति में 11th पे भी हाथ मेरा रुक गया, समझ गया। मैंने निशान नहीं लगाया क्योंकि कहता है कि ये अशुभ स्थान है। इसमें सूर्य और चंद्रमा जाने के बाद उसके अंदर भी अशुभता आएगी और कुछ न कुछ अशुभ फल जरूर करेगा, नहीं कुछ सेहत से संबंधित करेगा। छठे से छठा है, इसीलिए राजयोग जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। पराशरी ये मानता है रिजल्ट इसमें सूर्य और चंद्रमा होगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ मिल सकता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य में थोड़ा सा ही सही परेशानी दे सकता है। इसीलिए पराशर कहता है नहीं, अशुभ स्थानों में राजयोग मत करो। क्लियर हो गया? इसीलिए केंद्र त्रिकोण राजयोगों को इन स्थानों में नहीं बनना है। ओम प्रकाश जी समझ में आ गया? जी सर, जी सर, जी समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि भाई ये बेसिकली अगर इसको केवल योग कहते तो भी हम ये सब चीजें कह रहे थे कि भाई इनके संयोग से जो भी अच्छी चीजें बन रही है, केंद्र त्रिकोण का भाव हो रहा है तो वो हो रहा है। मैं कंफ्यूज इसलिए था कि राजयोग कहने से क्या दोनों मिलाकर एक पावर बन जाता है क्या? मतलब चंद्रमा हाँ और सर। एक यूनिट जैसा काम करता है और उनकी दृष्टि भी एकदम पॉजिटिव हो जाती है, अलग अलग करने के बजाय एक हो जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना इसमें। दृष्टियां तो अपनी अपनी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से करेंगी। वो अगर दोनों टुगेदर है तो तब भी सूर्य की दृष्टि दशम को खराब ही करेगा ना, ये तो है। आवाज मिल रही है हमारी? जी सर। हाँ, बोलिए। तो हाँ यहाँ हमारा कहना है कि हमेशा से ओम प्रकाश जी, कोई भी ग्रह यदि अकेला हो, किसी भी भाव में हो, तो वो ग्रह शुभ फल करेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है और बुरा फल करेगा तो बहुत बुरा कर सकता है। अकेला ग्रह कोई नहीं होना चाहिए, सभी ग्रह किसी न किसी के साथ युक्त होना चाहिए। ये पत्रिका का नियम है। क्लियर हो गया? जी। योग फल में ही आनंद है, अकेले के फल में आनंद नहीं है। इसीलिए जब हम राजयोग बोलते हैं तो केंद्र विष्णु स्थान है, त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी और विष्णु मिलेंगे तभी हमको बरकत है हमारे जीवन में, समझ रहे हैं ना? जी। इसीलिए इन राजयोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। राजयोग तो कई प्रकार के बनते हैं, अलग अलग बनेंगे, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमेशा से 2 ग्रह का योग हो जाए, 3 ग्रह का योग हो जाए, वो योग फल हमको अच्छा प्राप्त होता है। भले ही हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाए या न कर पाए। मान लीजिए कि हमारे 2 ग्रह बहुत अच्छे थे, एक अशुभ ग्रह 8वें का स्वामी भी चला गया उसके बीच में, तो वो दोनों ग्रहों का जो शुभ फल था उसको भी बिगाड़ गया, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अपेक्षा होनी चाहिए कि ग्रह युतियों में जरूर हो। अकेला ग्रह, जैसे हम लोग अकेले हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं, घर में जो मर्जी वही करते हैं, समझ रहे हैं ना।
जो टीवी में देखना हो वो देखते हैं, जो खाना बनाना है वो खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है ना। आप घर में नहीं है, बच्चा मैगी पास्ता ही बनाएगा, रोटी सब्जी नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप हैं या और कोई है तो कहेगा नहीं खाना प्रॉपर बनेगा। उसी तरह से हमने इसीलिए कहा कि योगों में फल का होना अच्छा, आइसोलेटेड ग्रहों का फल बहुत अच्छा नहीं। ठीक है। आप देखते होंगे कि चंद्रमा के करतरी में 12वें और दूसरे, चंद्रमा जहां स्थित हो उसके दूसरे और 12वें स्थान में यदि कोई ग्रह न हो और न कोई ग्रह देख रहा हो और न कोई ग्रह चंद्रमा के साथ हो तो लोग बोल देते हैं केमद्रुम योग दोष होता है। ये 100% होता है, लेकिन ये 100% में 99% तक केमद्रुम दोष स्वयं भंग हो जाता है, क्योंकि पार्श्व दृष्टि दूसरे और 12वें स्थान को भी यदि कोई देख लेता है तो भी हम लोग केंद्रुम दोष को भंग मानते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए अकेला चंद्रमा होने के कारण उसका मन कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अकेले घर में रहने के कारण लोग फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि अकेला ग्रह का होना अच्छा नहीं है, लेकिन यदि पार्श्व दृष्टि है, उसके ऊपर दृष्टि है, तो ऐसे में ये भंग हो जाता है। लेकिन आजकल 99.99% ज्योतिष सिर्फ इस बात को लेकर के चलते हैं कि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह नहीं है, केंद्रुम दोष हो गया, अब उससे पूजा करवा और पैसे लो और ये करो और वो करो। ठीक है ना। ये स्थिति बनती है। तो हमने कहा कि उसी तरह से किसी भी अकेले ग्रह के लिए ये स्थिति बन सकती है। ये रूल चंद्रमा के ऊपर दोष कह करके बताया गया, क्योंकि ऐसे स्थिति में जातक केंद्रुम दोष वाले, आप लोग अभ्यास कीजिएगा, जिस 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 भी पत्रिका में केंद्रुम दोष है उस पत्रिका में दरिद्रता हो या ना हो, सुसाइटल टेंडेंसी ज्यादा होती है और ऐसे जातक ज्यादा सुसाइड करते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया। जी। और बताइए। और सर अगला, अभी जैसा आपने कह दिया था, बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया था। अगर आज के ट्रांजिट देखने के लिए जो आपने सूत्र बताया बहुत ही लाजवाब, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। अभी से ही फॉलो शुरू कर दिया। इस समय अगर हम देख रहे हैं तो अभी जो चंद्रमा है सर, ये सिंह राशि में है और सूर्य इसको जो है ये शनि से दृष्ट है, तो उस हिसाब से थोड़ा एफ्लिक्शन में है। उसके बाद चंद्रमा 3 दिन के बाद ये चला जाएगा कन्या में, वहां पर राहु केतु एक्सिस पे चला जाएगा और मार्स से दृष्ट हो जाएगा, फिर एफ्लिक्शन में है। उसके बाद तुला में जाएगा, थोड़ा सही रहेगा। फिर जब ये वृश्चिक में आएगा उस समय भी राहु से ये दृष्ट हो जाएंगे और उसके कारण भी इसको थोड़ी समस्या, और शनि से भी दृष्ट हो जाएंगे। तो अभी से अगर 12 दिन देखा जाए तो लगातार चंद्रमा जो है फ्लिक्शन में गोचर में चल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट अगर हम राशि, जैसा आपने चार्ट देखने में बताया था, तो इसको कैसे देखेंगे? जिसका चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रहा है उसको परेशानी होगी, या इसको हम नॉर्मली एक तो डेली अब पंचांग के अलावा एक कैसे एक देखें? एक एक, एक, सर भूल जाएंगे इसीलिए रोक दिया कि दशा अंतरदशा जिसकी है, आपने जो पहले शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, जी प्लस उसका चंद्रमा जिस राशि में है जी तथा वर्तमान समय में उस राशि से या लग्न से चंद्रमा किस राशि में है जी जी और वो राशि किस भाव में पड़ता है, जी उससे संबंधित कष्ट होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल नहीं उठता। ठीक है ना। जी 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 ये जी जी ये चीज पकड़ने की जरूरत है। तो आपको ये, तब आप किसी ऐसे ट्रांजिट लगा लगा करके सोचिएगा कि हम वो ट्रांजिट आ जाएगा, लोग क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि वो ट्रांजिट लगाते हैं, अभी ये लगाया अभी वो लगा लेना भाई। ये ट्रांजिट याद कितना है और तुम कहाँ रुकते हो, जैसे हमने आपको रोक लिया,
कि रुक जाइए, आपने दशा अंतरदशा वाला बात बोला तो उसका जी इफेक्ट पहले अलग से होगा। और मेरी चंद्रमा की न दशा है, न अंतरदशा है, न और कुछ है। और चंद्रमा मेरे सप्तम से गोचर कर रहा है, जी और चंद्रमा के ऊपर मंगल और शुक्र की दृष्टि है, या शुक्र के साथ है मंगल के दृष्टि है। जी तो हमारा मन सांसारिक सुख भोगों के लिए लोलुप रहेगा। जी ठीक है। जी बहुत ज्यादा हमारी अपेक्षा आकांक्षा होगी स्त्री सुख को पाने की। जी ये दशाओं में नहीं है, ये ट्रांजिट में हमारे सेवेंथ को टच किया हुआ है। जी और उसके ऊपर मंगल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमको बल दे रहा है, और शुक्र के प्रभाव आ जाने से हमारी कामनाएं बढ़ा दे रहा है। एक तो अकेला ही चंद्रमा सप्तम में स्वतंत्र है हमारे सांसारिक सुख भोगों को जागृत करने के लिए, जी ऊपर से शुक्र मंगल का प्रभाव हो गया तो वो हम्म, और ज्यादा जागृत हो गया। लेकिन यहाँ शुक्र को हटा देंगे और शनि आ जाएगा, तो जी ऐसे स्थिति में हम गलत तरीके से सांसारिक सुख भोगों को प्राप्त करेंगे, या हमारा कोई प्रोग्राम होगा कहीं घूमने फिरने जाने का या और कोई, तो वो किसी न किसी वजह से रुक जाएगा, प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य में बाधा आ जाएगी। आपस में कभी कभी देखते हैं ना कि जाने का प्रोग्राम बना, पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गई, सामान पैक किया हुआ रह गया, नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। जी तो ये चीज जिसके लिए, अब मेरे लिए सप्तम में था तो हमारा मन ऐसा था, जी और आपके लिए यदि नवम में है तो नवम में बोला है रोग। ठीक है ना। ये जी भी याद रखना पड़ेगा कि कहाँ के लिए क्या बोला गया, और प्लस नवम से संबंधित फल। हम्म तो उस दिन आपको ये तय बात है कि यदि गुरु शुक्र चंद्र जैसे ग्रहों का मिलन है या एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है, तो पिता से अच्छी बात होगी, आप धर्म का काम अच्छा करेंगे, आपको पूजा पाठ करने में मन लगेगा, हेल्पिंग नेचर होगा। समझ गया ना। हम्म लेकिन वही यदि वो मंगल और शनि या राहु और केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो गया, हम्म, तो आज शराब पी करके आएंगे और पिताजी से बात बनाएंगे। ठीक है ना। जी तो इस तरह का प्रभाव देखा जा सकता है। तो हमारा कहना है कि जिसके दशाओं में है और जिसके पत्रिका में अच्छा ना, एक तो ये हो गया। उसके पहले दो चीज तो पता है कि चंद्रमा चतुर्थ का स्वामित्व रखता है। जी चंद्रमा चतुर्थ का फिक्स सिग्निफिकेटर है, जी और हमारे पत्रिका में पंचम का स्वामी है या सातवें का स्वामी है या 12वें का स्वामी है, ये भी पता है। जी और ये भी पता है कि चंद्रमा बैठा कहाँ है। जी जब इतना पता है तो दशा नहीं है और गोचर मेरे सामने क्लियर है, तो हमको गोचर से हम रिजल्ट को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन वही है, आपको इसके ऊपर क्या कहते हैं, सार्थक अभ्यास करने की जरूरत जी हाँ, इसको इसको ऐसे हम देखें कि मान लीजिए दशा सपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ हमें दशा मालूम है, बट फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो गोचर का प्रभाव तो होगा ही, तभी वो रिजल्ट आएगा। तो अगर हमको केवल गोचर दिख रहा है तब भी हम ये मान के चलें कि रिजल्ट तो इसी के सेट में आना है। गोचर अगर 10 चीजें दिखा रहा है और दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा उसमें से 5 दिखा रहा है, तो दोनों कॉमन मिला के 5 का लगभग रिजल्ट हमको मिलता है। तो अगर हमको दशांतर दशा नहीं भी है, केवल ट्रांजिट है, तो ये इस सेट में ही कोई ना कोई आएगा। इस बेसिस से हम शायद कह सकते हैं। उस बेसिस पे सर्च करेंगे। बाकी का दशा अंतर और प्रत्यंतर जैसे ही जोड़ेंगे ना, हम्म तो वो सारी चंद्रमा और लग्न के ट्रांजिट को हिट करता रहता है। चिंता मत कीजिए। ठीक है ना। जी वो सर। है, आप कैसे कितना देख सकते हो और कैसे देख सकते हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। जी 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 और बताइए। हाँ सर, तो चंद्रमा का गोचर तो ठीक है सर। जो जो स्लो मूविंग प्लेनेट्स हैं
खासकर राहु और शनि और जुपिटर का है। इसके लिए इसमें तो रोज रोज चेंज होता नहीं है, तो इसका जो प्रभाव है इसको तो हम दशा अंतर्दशा पे ही लेके जाएंगे ना। अगर मान हाँ, लीजिए, दशा अंतर्दशा पे भी लेके जाएंगे, नॉर्मल भी इसका प्रभाव होगा, क्योंकि गुरु हर पत्रिका में अलग अलग स्थानों का स्वामित्व रखता है। हम्म, और कभी न कभी आपका, मान लीजिए 2.5 साल की दशा अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा तो बदलेगा ना। जी और प्रत्यंतर दशा गुरु की आ गई, अभी ट्रांजिट चल ही रहा है, गुरु का अच्छे ट्रांजिट में है, जी जी और जी जी। प्रत्यंतर गुरु की आ गई, तो उस समय तो वो ट्रांजिट आप देखिएगा कि नहीं देखिएगा। हाँ जी इसीलिए हमको अगर पूर्व से ज्ञात है कि आदमी पहले कहाँ था, अभी कहाँ है और बाद में कहाँ जाएगा, जी 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 तो हम उस तीनों को कंट्रोल करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं जी ना। जी और जी हम जी। और हम पहले क्या है कि हम उस दिन देखते हैं जिस दिन वो मेरे सामने है, कि जिस दिन जी वो प्रत्यंतर वाली दशा आएगी सिर्फ उसी दिन ट्रांजिट देखेंगे, जी तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है। हाँ आपको पहले से देखना है, बाद में देखना है कि उसके बाद फिर कहाँ जा रहा है। हाँ ठीक है ना। जी 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 गुरु एग्जैक्ट। और शनि का जो ट्रांजिट है हम्म वो वो अष्टक वर्ग का अच्छा वगैरह सब आप लोग देखते रहिएगा। गुरु और शनि का जो ट्रांजिट है, हम्म उस ट्रांजिट में, वैसे तो सारे ट्रांजिट में स्थिति और दृष्टि का प्रभाव लेना ही चाहिए, ठीक है ना। जी लेकिन खास करके गुरु और शनि के ट्रांजिट में स्थिति और दृष्टि का प्रभाव लेना चाहिए। हम्म तो मान लीजिए कि 8वां एक्टिव है ना, 8वें में गुरु है ना 8वें में शनि है, जी लेकिन 8वें में गुरु की दशा पहुंच गई, दृष्टि पहुंच रही है, हम्म तो क्या वो गोचर का इफेक्ट नहीं मिलेगा हमको। हम्म, मिल जाएगा। हम्म तो ये सब चीज आप लोगों को, ठीक है, स्लो मूविंग प्लैनेट, लेकिन हम्म, दृष्टि 3 जगह है, एक जगह बैठा है, जी तो हमको ये 4 जगहों का तो रिजल्ट वो दे ही देगा। हाँ, 4 जगह ते ही देगा। अब आगे और यदि स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, क्यों हमको अपने पैनी दृष्टि ट्रांजिट टू ट्रांजिट के ऊपर रखने की जरूरत है, तो ये तो 4 जगह का रिजल्ट करेगा और पहले से कमिटेड है। हम्म आप अपने बच्चे को कहते हो हर साल उसको नए कपड़े दिलाओ, क्योंकि एक बित्ता कपड़ा छोटा हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। जूते फटते नहीं, बदलने पड़ते हैं, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। उसके अलावा भी आप उसको प्रॉमिस करते हो कि बर्थडे पे ये दिलाएंगे, तो इस पे ये दिलाएंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं। जी जी तो उसी तरह से ग्रह कमिटेड है, जैसे गुरु है, वो 4 भावों के लिए कमिटेड है कि उसकी दशा आएगी तो उस 4 भावों का फल करेगा। जी। वो 4 भाव कौन कौन से हैं? दूसरा, पांचवा। 9वां 11वां। तो अब वो दूसरे, चौथे, पांचवें, 11वें से गोचर नहीं कर रहा है, दशा हम्म तो आ गया, हम्म, जी लेकिन वो बिना वहां से गोचर किए, बिना कोई दृष्टि डाले भी उस भाव को बूस्टअप कर सकते हैं। जी अब अगर हमारा पैनी दृष्टि है कि वर्तमान समय में गुरु 11वें को नहीं देख रहा है, दूसरे को देख रहा है, जी इसका मतलब है कि लाभ नहीं, धन से संबंधित कोई कार्य होने वाला है। जी अब परफेक्ट। ट्रांजिट में वो न दूसरे को देख रहा है, न लाभ को, न धन को, 5वें को देख रहा है, जिसका मतलब हम्म लाभ धन से प्रश्न नहीं आने वाला है, 5वें से संबंधित कोई प्रश्न सॉल्व होने वाला है या फंसने वाला है, जो भी हो, जी जैसे भी स्थिति में रहेगा। हम्म तो ऐसे स्थिति में लोग कहते हैं कि गुरुजी ये तो अरे कोई भी ग्रह कभी भी इनएक्टिव नहीं होता, हमारा ज्ञान छोटा है, समझ रहे हैं ना। जी उसकी वजह से हम उसको इनएक्टिव समझते हैं, जिसके कारण से रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और इसमें बस एक लास्ट क्वेश्चन है सर,
कि सेकंड लॉर्ड आपके केस में शनि है, मान लिया जाए, और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, और तब हम ये मान सकते हैं कि चूंकि जुपिटर का साधारण गुण धन देना है, तो उस स्थिति में भी अगर जुपिटर का ट्रांजिट फेवरेबल मिलता है और शनि की अंतर्दशा चल रही है जो धन के कारक हैं, धन का रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, यहाँ भी जुपिटर उनको हेल्प करेगा उस जी स्थिति सर, में। करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ भैया बिल्कुल। पैसा तो ट्रेजरी से ही मिलेगा ना। जी 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 जी। लेने के लिए बड़ा बाबू जाए, किरानी जाए, या ट्रेजरी ऑफिसर जाए, हाँ सर, शनि तो महाराज धन तो जाएंगे ट्रेजरी किरानी। देगा। हाँ तो इसीलिए इस बात को आपको हमेशा से सोच के चलना है कि दशा कोई भी किसी को एक्टिव करे, जी। दाता ग्रह हम जो याद कराते हैं, लोगों को अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो दाता ग्रह को आप भूल नहीं सकते। अगर उसको भूल गए तो आप ज्योतिष क्या सीखिएगा, सीखते रहिए। अच्छा, ये सब प्रश्न तो बेसिक वाला है, आप लोग प्रश्न वाला प्रश्न कहाँ कर रहे ये हैं? बहुत एडवांस है सर, ये बेसिक नहीं है। हाँ, बहुत एडवांस है, वो तो मुझे पता है कि जितने भी प्रश्न है ना, सब पे आधे आधे घंटे का प्रवचन लग सकता है, मतलब। हम ये कहने वाले थे ओम प्रकाश जी, आपने कंफ्यूज कर दिया, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हमारे लिए तो आप जो पूछेंगे हम भाई तैयार हैं। नहीं हाँ। आएगा तो मना कर देंगे, हाथ उठा देंगे। आप लोगों को चूंकि क्या है ना, किसी ने बोला था कि सर ज्योतिष का ना गुण बताइएगा, हाँ हाँ अपने ही हाँ। क्लास में किसी ने बोला या जी जी, और किसी। बोले थे हाँ। तो ये गुण तो यही है, आज ज्योतिषियों को गुण में इतना ही कहेंगे, भैया अलर्ट रहा करो। चाहे पत्नी से झगड़ा हो या पति से लड़ाई हो और कुछ भी हो, लेकिन ट्रांजिट का ग्रह ज्योतिष हो तो याद रखो, ठीक है ना। कई बार अभी हमने बताया कि अभी से जो पहले शुक्र का ट्रांजिट था, आप लोगों को पहले क्लास में भी बताया होगा, उस ट्रांजिट में शुक्र कितना पीड़ित था और संसार में स्त्री जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव हुआ। और प्रभाव तो हमेशा होते रहता है, इसका इतना प्रभाव जनमानस के ऊपर क्यों हुआ, इस पे लेख लिख के दिखाइए ना आप लोग, कितना अच्छा लगेगा हमको। हम्म। जी सर। कि रेप एक दिन का घटना तो है नहीं, हम्म। रोज हो रहा है, और कहता है कि हर घंटे में 2 या 3 या जो भी उन लोगों का रेशियो है हो जाता है रेप। हम्म। लेकिन हर कांड निर्भया जैसा कांड नहीं हो सकता, हर कांड डॉक्टर वाला कांड नहीं हो सकता। तो कोई कोई ऐसा कांड, जो वो हाथरस वाला कांड हो गया, कि वो पूरे विश्व के पटल पे जो है ना छा जाता है, जनमानस को झकझोर देता है। ये तो पता है कि शुक्र पीड़ित था, इसीलिए ऐसा ऐसा घटना हुआ, विभत्स घटना है। लेकिन वो कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये इतना प्रचारित हो गया, ठीक है ना। तो हम वही कहते हैं कि इस पे लेख लिखिए। तो ज्योतिष पे काम थोड़ी होता है बड़े। वो है ना, वो क्या नाम है, अनामिका अपनी क्लास में आती है ना, अनुराधा जी, उसके फादर लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में डीन थे। तो उनको वो उनके सारे चाचा ही हैं, ताऊ जी चाचा जी सब। ये सुखदेव चतुर्वेदी जिनका वो किताब लाके हमको दी है, वो सब उनके चाचा हैं। तो वो बताती है कि सर कुछ काम ही नहीं होता, और तनख्वाह 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए लेते हैं। तो तनख्वाह आप लीजिएगा, काम मैं करूं नहीं होगा। गुरुजी ठीक है ना। अब हो गई है टीचर्स की तनख्वाह। मेरे फादर खुद प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिटायर हुए, लेकिन वो तो बहुत ही कम तनख्वाह में, 6 पे कमीशन भी आया तो वो रिटायरमेंट के बाद आया। तो पेंशन थोड़ी बढ़ गई उनकी, 5,000 और हाँ बढ़ गई। तो हाँ टीचर्स की सैलरी तो अब बढ़ी है ना, तो अब बिल्कुल नहीं, हाँ। कोई काम नहीं करना चाहता, वाकई नहीं करते सर।
हमारे यहाँ 4 यूनिवर्सिटीज हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, सब बिल्कुल अपने एसी रूम में बैठते हैं और कुछ भी आप उनसे पूछे नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप एफर्टलेस हैं। आपके यूनिवर्सिटी को कौन पूछ रहा है? नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और वो भी भारत के सिर पर है, दिल्ली में बैठे हैं आप। आपको तो इतना इतना पावर रहना चाहिए कि लोग जाने कि लाल बहादुर शास्त्री में ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमको जाना चाहिए। हम तो किसी को नहीं जाना चाहिए। जो जाता है वो ऐसे ही पास हो जाता है जैसे तैसे। उसको स्टूडेंट को फेल भी नहीं करना है, एग्जाम लेना है, पास करना है। समझ रहे हैं ना? तो बड़ा विचित्र समस्या है। तो ठीक है, अब मैं भी ज्यादा जोर नहीं लगाता। 10 साल काम करना चाहता हूं ताकत के साथ, ताकि कुछ लोग ऐसे हो जाएं, उत्साही लोग, जो आगे कोई ना कोई तो अच्छा कर ही जाएंगे, हमसे भी अच्छा करेंगे। जी कुमार प्रवीण जी बताइए। सर नमस्कार। सर छोटे छोटा एक दो क्वेश्चन है। जैसे जहाँ पे आपने एंड किया था वहाँ पे लाभालाभ संबंधी एक वो था, उसमें दो श्लोक बताए हैं, फिर उनको जनरलाइज किया गया पूरी पत्रिका के लिए। तो उसमें कहा गया कि अगर लगन लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम स्थान में हो और एक ही दृष्टि स्थान में हो तो जातक को लाभ अवश्य होगा। हम्म। तो वो दृष्टि स्थान नहीं समझ आए, तो एक दृष्टि स्थान में क्यों और अष्टम में क्यों? गुरु जी थोड़ा सा। फिर इसको जनरलाइज कर दिया गया कि इस तरह 12 भावों का फलाफल देश ग्रहण से ही कहना चाहिए, अन्य योगों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप अभी दृष्टकान में मत जाइए। ठीक है समझ सर। गए? सबसे पहले यही बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ऐसे 2-4 श्लोक जी आपको मिल जाएंगे और उसके बाद ये लिख दिया जाएगा कि सबको इसी तरह से लगा करके देखिए, लेकिन जी सर। उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि उसके ना आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। जी सर। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसको टच तो किया गया, वो श्लोक जी मिल सर। गया, उसको तो लिख दिया गया, जी लेकिन सर। उसकी व्याख्या आगे बहुत अच्छे तरीके से नहीं की जा सकी। ठीक है ना? ठीक है सर। जिसकी वजह से हम उसको पूर्ण रूप से, हमारे पास उसका ज्ञान नहीं हो पाया। ठीक है। तो ठीक है सर। अब बात दूसरा। कर लेते हैं। जी। अब बात कर लेते हैं कि लाभालाभ यही है ना? जी सर। अर्थात बात दूसरे स्थान की होनी चाहिए थी, तीसरे स्थान की क्यों हो रही है? आपके मन में यही आएगा ना, दृष्टान का मतलब है तीसरा स्थान। राइट सर। 8वें की क्यों हो रही है? 8वां धन का भोग बताता है, इसीलिए 8वें की बात हो रही है। और तीसरा धन का धन स्थान है, इसीलिए उसकी बात हो रही है। जी। क्लियर हुआ? जी सर। जी। जी। इस तरह से आपको सोचने की जरूरत होगी। हमेशा लग्न और सप्तम से 6-8-12 6-8-12 आपके जीवन के लिए विचित्रता लाता है, अच्छा बुरा परिणाम लेकर के आता है। क्यों? जी क्योंकि सर। लग्न से हम है और सप्तम से हमारा भोग विलास जिंदगी है, जी सर। हमारा खुशी है, हमारा सुख है। तो उसी तरह से धन को लग्न मानिएगा तो अष्टम स्थान सप्तम स्थान हो जाएगा। तो जी धन सर। का भोग ही तो 8वां स्थान है। जी सर। तो इसीलिए अष्टम की चर्चा होगी। तो तो इसको अगर जन जी सर। बोलिए। इसको अगर जनरलाइज करें हम, जैसे भी आपने बताया भोग वाला, तो अगर मेरे दिमाग में ये कभी आया है, जैसे अगर दशानाथ एक साथ के एक्सिस में बैठे हैं तो फिर हमें वहां भी सचेत हो जाना चाहिए गुरु जी, थोड़ा बहुत, अगर जनरल पत्रिका देख रहे हैं हम। दशांतर दशानाथ एक साथ के एक्सिस में बैठे हैं तो और वहां भी थोड़ा अच्छा हो सचेत। गया, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसा आपने बताया भोग बता रहा है इसको, तो कुछ ना कुछ तो भोग में प्रॉब्लम दिखाएगा गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको वहां थोड़ा आप अटेंटिव उस। ले सकते हैं ऐसे। ठीक है गुरु जी। और इसी आप म्यूट हो गए कुमार जी। इसी इसी में फिर आगे म्यूट गुरु जी हो। आ रही आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही। इसी में आगे लिखा है लग्नेश और लाभेश को एक साथ हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो समझ आ गया गुरु जी कि यो लाभ होगा ही होगा।
तो इसमें फिर आगे जनरलाइज कर दिया कि अगर धर्मेश, कर्मेश, स्थानेश के योग भी इस अकॉर्डिंग कहने चाहिए। वो क्या चीज है हाँ गुरु? वो तो है ही, लाभेश के साथ हो गया तो हर भाव की वृद्धि हो गई ना। जी गुरु जी। तो योग फल जो हम बोलते हैं कि होना चाहिए, वो योग फल तो यही है। लग्नेश ठीक का है सर। लाभेश के साथ योग हो गया तो लग्न की वृद्धि, धनेश का लाभेश के साथ योग हो गया धन की वृद्धि, ओके, पराक्रम का अच्छा, लाभेश के साथ योग हो गया पराक्रम की वृद्धि, सुख का लाभ के साथ योग हो गया ठीक है सर। तो सुख की वृद्धि। ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो समझना चाहिए ठीक है सर, थोड़ा। समझ गया। दूसरा सर, एक जगह लिखा हुआ है मुंता अगर राहु के साथ हो, राहु के मुख में हो तो धन की प्राप्ति होती है। तो राहु के मुख से मतलब क्या होगा? इसमें ताजिक में लिखा हुआ है एक जगह। मुंथा राहु राहु, से युक्त है। राहु के मुख में लिखा हुआ था सर कुछ। मुंथा तो मुख का राहु के डिग्री होती मुख है पर, में। हाँ पर्टिकुलर डिग्री होती है सर वो। बहुत आइडिया नहीं है, जब तक उसके पूरे चर्चा को नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बता पाए। ठीक है सर। एक एक छोटी सी पत्रिका है सर, उसमें उस जातक एक्सीडेंट हुआ है जुलाई 2020 में। तो अगर वर्ष पत्रिका देखते हैं तो मुंता जो है 11वें हाउस में है। तो उसको थोड़ा सा जज करना नहीं हो पा रहा कि कैसे पता लगेगा कि ये वही वर्ष में एक्सीडेंट हुआ होगा इसका। तो वो अगर 5 मिनट की पत्रिका लगवाएं, अगर इजाजत हो, या नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में लगा लेंगे। नेक्स्ट टाइम में लगा लीजिएगा, अब 2-3 मिनट ही बचा है आप लोगों के परिचर्चा ठीक के लिए। ठीक है। एक एक बेसिक क्वेश्चन है सर, बहुत बेसिक है, मतलब हम्म। वो परेशान कर देते हैं कभी कभी, वो आपने कई बार बताया वैसे, छठे से लेकर। तो आप डांटेंगे सही थोड़ा सा। जैसे हम किसी भाव का बल देखते हैं गुरुजी, तो उसके लिए देखते हैं कि उसका भावेश केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, 6-8-12 में होना चाहिए, उसका कारक भी 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी मंगल है, सपोज कन्या लगन ही ले लीजिए, और मंगल छठे भाव में चला गया है, तो उसका भाव भी कमजोर हो गया, मतलब भावेश भी कमजोर हो गया और कारक भी कमजोर हो गया। तो तीसरे भाव में बल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो फिर मंगल यहाँ पे कौन से कारकत्व में वृद्धि होगी छठे भाव में? लड़ाई झगड़े में वृद्धि हो जाएगी, मंगल का कारक तो है ना। जी। आपके तंत्रिका तंत्र ज्यादा काम करेंगे, आप साइकोलॉजिकल ज्यादा रहेंगे, समझ रहे हैं ना। जी सर। दूसरे का पंचायत ज्यादा करेंगे, जी सर। लिटिगेशन हो सकता है। राइट सर। आप लिटिगेशन किसी के साथ चल रहा है तो उसमें भारी पड़ जाएंगे। राइट सर। आप किसी वर्दी वाले जॉब में है तो प्रमोशन हो जाएगा या वर्दी वाला जॉब मिल जाएगा। ये मंगल का अपना प्रभाव है, ये अपना नैसर्गिक गुण है। इसकी राइट सर। वृद्धि हो जाएगी और इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। छोटे भाई बहन से सहयोग मिल जाएगा, छोटा तो भाई बहन आपको मदद करे, ये हो वो सकता है और क्या। वो तो तीसरा भाव हमारा कमजोर हो गया, तो छोटे भाई बहन से फिर कैसे रहेगा? मैंने वही मंगल से एक्चुअल। अलग से, तीसरे भाव के अलावा मंगल अलग से छोटे भाई बहन के लिए कारक होता है। नहीं और हम वो हमेशा कहते हैं भाव से ज्यादा भावेश और भावेश से भी ज्यादा कारक का प्रभाव होता है। तो जरूरी नहीं है ना कि तीसरा खराब होने से हमको भाई बहन हुआ ही नहीं। कारक बलवान है, कारक अच्छी स्थिति में है तो हमको छोटा भाई बहन हो गया, क्या दिक्कत। तो कारक का 6-8-12 में जाना, मतलब छठे भाव में जाना, अब वो गलत नहीं अशुभ मानेंगे? ग्रह यदि फिक्स सिग्निफिकेटर हो और तो छठे में उसका जाए, तीसरे छठे और 11वें में जाना बुरा नहीं कहेंगे। भाव को कमजोर नहीं करेगा। ठीक है। जी। थैंक यू। और बताइए, और किन्हीं का कोई प्रश्न। चलिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग अच्छी चर्चा किए। रवि कुमार जी अभी जुड़े हैं, शायद लेट हो गया उनको। जी सर, अभी एक बस कॉल फिनिश हुआ और ज्वाइन किया है। अच्छा, अच्छा लगेगा। चर्चा अच्छी हुई है। भले ही प्रश्न के ऊपर चर्चा ना हुआ हो लेकिन चर्चा अच्छी हुई है। ज्ञानवर्धक वीडियो होगा, जरूर देखिएगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले जी सर। क्लास में चर्चा न रख करके, वही जैसे कि कुमार प्रवीण जी ने बोला कि एकादश में मुंठा था फिर भी डेथ हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, तो डेथ भाई नहीं हुई। एक्सीडेंट हो गया। तो अब आपको चेक करना है ना कि बर्सेस और मुंठेस का पोजीशन क्या रहा। जी सर। ठीक है ना। लग्न पत्रिका में अष्टमेश का कोई रोल था या नहीं था। तो लग्न पत्रिका से लेकर के और वर्ष पत्रिका में प्रूफ करना है। आप लोग पहले से चर्चा करके रखिएगा।
अगर ग्रुप चर्चा करते हैं तो ग्रुप में डाल करके चर्चा करके रखिएगा, ठीक है फिर सर, क्लास में बता ले दो। आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है ना? थैंक प्रवीण जी, मैं अभी एक डालूंगी, 7:04 पे एक प्रश्न आया है, उसको मैं ग्रुप में डालती हूँ, तो उस पर आप लोग देखिए। किसी का 50 लाख का सामान चोरी हो गया, अरे यू। बाप उस रे पर बाप। चर्चा कर लेंगे। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत 50 लाख। धन्यवाद। नमस्कार आपको। प्रणाम जी, नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते।